नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबिलिटी के बीच में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर बच्चा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स हमारे तक आते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि कहीं हमारे बच्चे का आईक्यू तो कम नहीं है। आज मैं आपके इस दुविधा को कम करने की कोशिश करूंगी। देखिए पेरेंट्स, बिल्कुल ये क्लियर है कि अगर आपके बच्चे का आईक्यू 85 से कम आता है या बिलो आता है तो आपका बच्चा स्लो लर्नर है, मतलब कि उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का आईक्यू नॉर्मल आता है या नॉर्मल से ज़्यादा आता है लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, उसको दिक्कत हो रही है, किसी सब्जेक्ट में तो वो बहुत ही पूरा कर पा रहा है और आपको कई बार ऐसा लगता है कि जब आप उसको वर्बली पूछते हैं तो वो आपको बहुत सारे आंसर्स दे पाता है लेकिन वो लिखने से जी चुराता है। मैंने पेरेंट्स को अक्सर ये कहते सुना है कि मैम मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसका आईक्यू बिल्कुल ठीक है, सब सारी बातें समझता है, सारे कुछ जवाब देता है, लेकिन वो लिखने से जी चुराता है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चा जो हमारा है वो स्लो लर्नर है या कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज है। तो क्लियर करने के लिए कि स्लो लर्नर है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, सबसे पहले हम लोग आईक्यू टेस्ट करते हैं। आईक्यू टेस्ट में अगर 85 से बिलो आ जाता है तो यहीं पे क्लियर हो जाती हैं बातें कि बच्चा स्लो लर्नर है। लेकिन अगर आपके बच्चे का आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल आता है या नॉर्मल से ज़्यादा आता है तब हम लोग उसका एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखनी होती हैं, मैं आपको ऐसे बताते चलूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कितने तरीके के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं। पहला डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया का मतलब होता है कि बच्चे को पढ़ने में तकलीफ होती है, वो किसी भी चीज़ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। जैसे शुरू में जब बच्चे स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, उन्हें वर्णमाला सिखाई जाती है, तो बच्चे उसमें भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो नहीं पहचान पाते, उसे बहुत ज़्यादा समस्या होती है लेटर्स को पहचानने में। वैसे ही जब आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे, अगर थोड़े बड़े क्लास में चले जाते हैं तो एक सिंपल मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर एक पैराग्राफ को पढ़ने में हम लोगों को 2 मिनट लगता है, हो सकता है जिनको डिसेबिलिटीज़ है, डिस्लेक्सिया है, वो बच्चे 10 मिनट भी लगाकर उसको पढ़ें। जैसे तैसे करके धीरे धीरे जोड़ के तोड़ के वो अपना रीडिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इंग्लिश तो वो फिर भी थोड़ा काम लायक पढ़ लेते हैं, हिंदी में मात्रा की वजह से उनकी तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हिंदी में क्या होता है कि मात्रा में आकार की मात्रा है कि छोटी ही है कि बड़ी ही है, छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या दिक्कतें उनको होती हैं। पहला तो वो बहुत स्लो लर्न करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा, वो मात्रा को पढ़ने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होगी। तीसरा, अगर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें इज़, आर, एम जैसे जो वर्ड होते हैं जो बार बार आते हैं सेंटेंसेस के बीच में, वो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि वो जब बार बार आते हैं तो वो कंफ्यूज होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो उन वर्ड्स को स्किप भी कर देते हैं। दूसरा, जब कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें अपनी मर्जी से वो कुछ जोड़ देते हैं। जैसे अगर है दिस इज एन एप्पल तो वो पढ़ सकते हैं दिस इज एन एप्पल्स। दिस इज अ कार तो वो पढ़ सकते हैं दिस इज अ कार्स। इस तरीके के आप उनके पैटर्न देखेंगे पढ़ने में। दूसरा, अगर उनको कोई पी से अगर उन्हें कोई एक वर्ड है जो बहुत अच्छे से पढ़ना आता है तो जब वो पढ़ेंगे रीडिंग के दौरान जैसे पी उन्हें दिखेगा तो वो उस वर्ड को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे बल्कि तुरंत अज्यूम करेंगे कि वो वही वर्ड है और तुरंत उसको ही पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से उनका जो रीडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज से भरा होता है। उसी तरीके से नंबर में भी वो गलत पढ़ते हैं,
मिरर इमेज पढ़ लेते हैं, जैसे B को P पढ़ लेंगे, नंबर में 41 को 14 पढ़ सकते हैं, 14 को 41 पढ़ सकते हैं, 9 को 6 पढ़ सकते हैं, 6 को 9 पढ़ सकते हैं। ये सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, जिससे वो जी चुराते हैं रीडिंग से। ये डिसलेक्सिया हो गया। दूसरा हो गया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे लिखना नहीं चाहते, लिखने से उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक तो सबसे पहला मिरर इमेज कि उल्टा लिखते हैं लेटर्स को। तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली सारे बच्चे ऐसा करते हैं बचपन में, जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो मिरर इमेज लिखते ही लिखते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो उनका वो प्रॉब्लम निकल जाता है और वो फिर क्लियर हो जाता है, उनका कन्फ्यूजन नहीं रहता। B को B लिखेंगे, D को D लिखेंगे, P Q, ये सब उनका सही हो जाता है। लेकिन जिनमें लर्निंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ये दिक्कतें बरकरार रह जाती हैं, वो कहीं जाती नहीं, वो प्रॉब्लम बन के उनके साथ रहती है। दूसरा, उन्हें स्पेलिंग्स को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप देखेंगे एक ही वर्ड है, मान लीजिए स्कूल है, तो वो स्कूल अगर एक पेज में उसने 4 जगह लिखा है, 4 बार लिखा है, तो हो सकता है कि वो 4 स्पेलिंग हो। कभी तो स्कूल सही हो, कभी स्कूल SKOOL हो, कभी SKOL हो, कभी कुछ और भी हो सकता है। उसको जिस समय जैसा ध्यान आता है, जैसे वो उसको समझता है, वैसे लिख देता है। तो ये उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स के पैटर्न होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, इज एम आर वो अक्सर स्किप करते हैं, लिखने में भी वो स्किप करते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारे मिस्टेक्स उनके होते हैं। मात्राओं की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो वो करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लिखने का उनका बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है। आप देखेंगे कई बार कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, उसके बावजूद वो जब कोई खास वर्ड लिखेंगे या कोई बड़ा वर्ड लिखेंगे जिसमें उनको स्पेलिंग हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उस समय वो क्या करते हैं कि जानबूझकर अपनी राइटिंग को गंदा कर देंगे, जिससे कि सामने पढ़ने वालों को समझ में ना आए। क्योंकि वो उनका याद है कि उनके IQ बिल्कुल उनका लो नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया के बाद डिस्कैलिकुलिया। डिस्कैलिकुलिया में क्या होता है कि बच्चों को नंबर्स के साथ प्रॉब्लम्स होता है। जैसे नंबर्स को उल्टा पढ़ सकते हैं, 7 ऐसे लिखना है तो वो ऐसे लिख देंगे, 6 की जगह 9 लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, 14 की जगह 40 लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम। दूसरा, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, बिटवीन, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आसानी से आती हैं और उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है और सिर्फ मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इतना पुअर है कि वो बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं ऐसा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, मोटर डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे बच्चे को, जैसे आप देखिए कि छोटे बच्चों को लाइन वाली कॉपी में लिखवाते हैं, इंग्लिश का लेटर्स एंड हिंदी भी हम लोग लिखवाते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनको डिस्प्रैक्सिया होता है, वो उन लाइन के अंदर लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके साथ। दूसरा क्या होता है कि बच्चे स्पून से खाने में दिक्कत महसूस कर सकता है, गेम्स खेलने के दौरान कैच करना है या कहीं कुछ निशाने पे मारना है, साइकिलिंग करना है, जहाँ आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वैसे चीज़ों में बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को राइटिंग में भी असर पड़ता है। ये सारी दिक्कतें होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं और क्लियर करूँगी कि लर्निंग डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में अंतर होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास 3 में है और उसके जो एजुकेशनल जो लेवल है, वो जो पढ़ाई कर पा रहा है वो क्लास 2 के अकॉर्डिंग कर पा रहा है, लेकिन क्लास 3 तक उसको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी के कैटेगरी में नहीं रख के लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर बच्चा क्लास 3 में और क्लास 1 में ही स्ट्रगल कर रहा है तो ये क्लियर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ही है, इसमें कोई कहीं दुविधा नहीं है। तो
2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल इस तरीके से कि देखिए उसका सारा बिहेवियर, सारा अपीयरेंस नॉर्मल है। हो सकता है किसी खास सब्जेक्ट में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो सकता है, उसमें उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि टीचर्स या पेरेंट्स इस चीज़ को समझने में उनको दिक्कत होती है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को इस समस्या को समझने में दिक्कत होती है। अक्सर टीचर्स को ऐसा लगता है कि बच्चा जानबूझकर बदमाशी कर रहा है, और पेरेंट्स को भी यही लगता है कि बच्चा जानबूझकर बदमाशी कर रहा है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती तो फिर ये कुछ भी नहीं सही करता। उनको कई बार लगता है, हो सकता है कि इस खास सब्जेक्ट में इसको इंटरेस्ट नहीं है, या टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे, तो कई बार घर पे उसको ट्यूशन लगा दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है। अब अगर स्कूल में उसके साथ टीचर्स मिसबिहेव कर रहे हैं, बार बार उसको पनिश कर रहे हैं, बार बार उसको डांट पड़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं फिर बच्चे का क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। हो सकता है कि वो अगर एक चीज़ में बहुत बढ़िया है, मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसको डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, हर जगह वो उसका इंसल्ट किया जा रहा है, हर जगह उसको पनिश किया जा रहा है, हर जगह उसको डांटा जा रहा है, उसको समझा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम आएगा जब वो बच्चा मैथ्स में भी पुअर परफॉर्म करने लगेगा, मैथ्स से भी उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और हो सकता है कि ओवरऑल वो डाउन हो जाए, बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहने लगे, डिप्रेशन में चला जाए। तो इसलिए पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। तो अगर आप नज़दीक से देखेंगे, अगर बच्चा आपको वर्बली आंसर कर रहा है लेकिन लिखने से चीज़ चुरा रहा है, पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, वो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेकर पढ़ रहा है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत हो जाती है यहाँ पे कि आप ध्यान दें कि आपके बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको बिल्कुल सही किया जा सकता है, बहुत हद तक सही कर सकते हैं हम लोग। और लर्निंग डिसेबल चाइल्ड ऐसे चाइल्ड हैं जो आगे जाके कुछ भी बहुत बढ़िया अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया, डिसग्राफिया हो, लेकिन उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोग पहले से अगर उस पर काम करेंगे तो उसका डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया वाला पार्ट भी बहुत कंट्रोल हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा, और वो मैथ्स में तो एक्सीलेंट है ही। तो आफ्टर 10th क्या होगा कि वो अपने मैथ्स को लेकर आगे बढ़ सकता है और अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ यहाँ पे कि मेरी इस छोटी सी जानकारी से आप समझ पाएंगे और अपने बच्चे को असेस कर पाएंगे कि कहीं उसको सच में कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं है। तो प्लीज़ आप उसका साथ दीजिए, और अगर आप लोग समझ जाएंगे, आप भी उसको सपोर्ट करेंगे, स्कूल में भी उसके टीचर्स उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो बच्चा काफ़ी बेहतर कर सकता है, मोटिवेटेड रहेगा, बहुत बढ़िया करेगा। उसको बस छोटी छोटी मदद की ज़रूरत है जो उसे आपसे और टीचर से चाहिए, और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो बेसिक थेरेपीज उसको हेल्प करता है, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो उनकी मदद करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।